हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वन शॉट। इस पूरे सेशन के अंदर हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर। तो 5 नंबर इस सिंगल लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये 11 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर कौन है, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, उसकी राइट्स क्या है, उसके रिलीफ्स क्या है, रोल ऑफ एनजीओ क्या है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमको बच्चों एक सिंपल सी बात बोली गई है कि आप कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर है। ठीक है, हम सब कंज्यूमर, कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो हमारे सेलर्स होते हैं, या फिर जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए, या फिर वो अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए, सेल टारगेट अचीव करने के लिए, मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए कुछ अनसर्कुलर, कुछ एक्सप्लॉयटेटिव, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ बेईमानी करते हैं, हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या कुछ इलीगल तरीके से काम करते हैं जिससे वो अपने टारगेट अचीव कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो आपको गलत एडवर्टाइजमेंट करके कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करेंगे, वो होर्डिंग करते हैं। तो इसका असर क्या पड़ता है, हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है और हमारी पॉकेट पे असर पड़ता है। वो कैसे, मान के चलो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और आपने यूज किया और आपको शॉक लग गया। ठीक है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जिससे आपको चोट लग गई, तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, हाँ या ना। आप मान के चलो कोई शॉक हो गया, कुछ फूट गया, विस्फोट हो गया, तो प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केस में आपकी लाइफ को थ्रेट हो जाएगा। प्लस मान के चलो कोई ब्लैक मार्केट है, कोई होर्डिंग हो गई, तो उन्होंने क्या किया, चीजों को महंगा बेचना चालू कर दिया, तो आपकी जेब पे असर पड़ेगा, आपकी पॉकेट पे असर पड़ेगा, आपकी ओवर स्पेंड हो जाएगा। तो ये गलत एक्टिविटी ना हो, इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आ पड़ी है। तो इसलिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ने वाले हैं। पहले क्या अप्रोच होती थी बच्चों, पहले अप्रोच होती थी कि बायर तू सावधान रहना, क्या लिखा हुआ है, कैवेट एम्प्टर, बायर तू सावधान रहना। लेकिन अब क्या हो गया है अप्रोच, कैवेट वेंडेटर, मतलब सेलर तू सावधान रहेगा, तूने कुछ गलत एक्टिविटी करी तो हम तेरे को घेर लेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? बहुत सही। उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, वी एज अ कंज्यूमर इसके अंदर फेस करते हैं। तो 10 प्रॉब्लम्स हमको दे रखी हैं, 10 को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो पहला, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स। इसका मतलब क्या है कि हमको मिलावटी माल बेच दिया जाता है। दूसरा है सेल ऑफ काउंटरफीट गुड्स, मतलब किसी और ब्रांड की कॉपी बनाकर हमको प्रोडक्ट बेच दिया जाता है सस्ते दामों पे, बोला जाता है डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, उनकी परमिशन के बिना उनकी कॉपी हमको सस्ते दामों पे बेच दी जाती है। तीसरा है सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, मतलब जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करते हैं, जिसमें आपने बेकार क्वालिटी का सामान लगा दिया, वो हमको बेच दिया जाता है। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, ठीक है ना, स्टिकर किसी और का, प्रोडक्ट किसी और का हमको चिपका दिया। इसके अलावा अंडरवेट ऑफ प्रोडक्ट्स, बता रहे 1 किलो है, बेच रहे हमको 900 ग्राम है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हम एज अ कंज्यूमर फेस करते हैं। ये हमने 5 देख ली, 5 और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ये रही हमारी बाकी की 5 प्रॉब्लम। ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, आपको जबरदस्ती सामान को महंगा बेचा जाता है ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में, और आपको जबरदस्ती ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमआरपी पे ज्यादा बेचते हैं। कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान यही हुआ था, आपको एमआरपी से ज्यादा पे सामान बेचा जा रहा था और लोग उस चीज का फायदा उठा रहे थे। इसके अलावा सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, आपको बेकार माल बेचा जा रहा है जस्ट बिकॉज उनको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, आपको सस्ते दामों पे बेकार माल भी बेच दिया जाता है। जैसे कहते हैं एंड ऑफ सीजन सेल, 50% ऑफ, 80% ऑफ, तो ये उसी का कमाल है, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। इसके अलावा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो फॉल्स क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चमत्कार है, वो चमत्कार, आप 2 दिन में पता नहीं क्या 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 हो जाओगे। ठीक है, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आप खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो आपकी जेब खाली हो जाती है। और लास्ट क्या है, सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि आपको बेकार सर्विस दी जाती है, प्रॉमिस आपको हाई सर्विस दी करी जाती है, लेकिन आपको बेकार सर्विस दी जाती है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हमको बच्चों पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी क्यों है, इससे हमको फायदा क्या पहुंचेगा। तो ये 2 एंगल से हमको पढ़ना है। पहला एंगल जो है वो है हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा जो एंगल है बच्चों वो है हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कितनी इंपॉर्टेंस पढ़नी है, 3 इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और मैं इसको आपको याद करने का एक तरीका भी बताया था। माई एक्स वॉज यूनिक। एक्स मतलब ई एक्स का मतलब होता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यूनिक का यूएन का मतलब क्या होता है, हमारा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। और आई एन,
IN का मतलब क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंस। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब ये है कि हमारा कंज्यूमर इतना इग्नोर्ड है, उसको अपने राइट्स के बारे में या उसको जो जो रिलीफ्स मिल सकते हैं उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। दूसरा बच्चों इसके अंदर क्या आता है हमारा, जरा एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के एसोसिएशंस नहीं है। कंज्यूमर इकट्ठा अपना एक एसोसिएशन नहीं बनाया कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर पाए। जैसे आपने सुना होगा कि बैंक हड़ताल हो जाती है, वकीलों की हड़ताल हो जाती है, डॉक्टरों की हड़ताल हो जाती है। आपने सुना कभी कंज्यूमर की हड़ताल होगी? नहीं हुई। तो ऐसे कोई कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी कंज्यूमर के संग अगर गलत होता है तो उसके साथ खड़े हों। ऐसे हैं, दो चार हैं, लेकिन वो उतने बड़े स्केल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो बड़े स्केल पर काम नहीं करते हैं, जब तक वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लायक नहीं बन जाते, काबिल नहीं बन जाते हैं, तब तक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अडल्ट्रेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। तो इससे बचने के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमारा पहला क्या है? कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, और तीसरा क्या है? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। आई होप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है। तो पहला पॉइंट जो आता है वो हमारा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर आपका कंज्यूमर खुश रहेगा, अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा, तो वो आपसे दोबारा सामान खरीदेगा, है ना? आपसे दोबारा सामान खरीदेगा और प्लस आपका गुणगान वो दूसरों से करेगा कि सामान लेना तो शर्मा जी से लेना, अगर सामान लेना तो गुप्ता जी की दुकान से ही सामान लेना। तो इससे क्या होगा? एक तो आपकी रिपीट सेल होगी और प्लस आपका कस्टमर बेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके फायदे के लिए, सेलर के फायदे के लिए, कि वो अपने कंज्यूमर को अच्छी डील देगा, तो उसकी सेल्स ज्यादा होगी, रिपीट सेल्स ज्यादा होंगी और कस्टमर भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट क्या देख रहा है? बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। तो आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास सामान कहां से आ रहा है? सोसाइटी से। आपके पास लोग कहां से आ रहे हैं? सोसाइटी से, है ना? तो आपका सब कुछ सोसाइटी से तो ले रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे गुड्स बनाओगे या ऐसी सर्विसेज दोगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट की हो। ध्यान रखना, जो पब्लिक के इंटरेस्ट की हो, आप वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के उनको बेचोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। थर्ड क्या था हमारा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बच्चों, 11th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। वैसे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, कंज्यूमर्स के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, ठीक है ना, एनवायरमेंट के प्रति। तो कंज्यूमर्स के प्रति भी हमारी एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ भी गलत ना होने दें उनके साथ, और उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखें। उनका इंटरेस्ट बड़ी सिंपल सी चीज में है, अच्छी क्वालिटी का सामान हो, रीजनेबल प्राइसेस पर हो और उनको आराम से मिल जाए। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ बिजनेस। क्लियर? बहुत सही। फोर्थ पॉइंट जो आता है बच्चों का हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ कंज्यूमर इंपॉर्टेंस का, वो है हमारा मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है? बिजनेस की मॉरल ड्यूटी है कि वो कोई गलत काम ना करे, कोई भी अनसर्कुलस, एक्सप्लॉयटेटिव या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करे, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये ना करे। उनको जेन्युइन काम करना चाहिए। और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप दल को गलत काम करते हो और आप रुकते नहीं हो, तो आप गवर्नमेंट को इनवाइट कर रहे हो कि गवर्नमेंट आए और इंटरवीन करे और आपके बिजनेस को बंद करे। और जब गवर्नमेंट बिजनेस बंद करती है तो बहुत गंदा फाइन लगाती है, और अगर आपने कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े कांड कर रखे हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज डाउन ना हो, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, तो कृपया करके गलत काम ना करें। क्या ये आपको चीज क्लियर हो गई? बहुत सही। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर हमने देखा कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कंज्यूमर फेस कर रहे हैं, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? ओके। अब बच्चों हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि एक्चुअल में भैया कंज्यूमर है कौन? हु इज अ कंज्यूमर? तो मैंने आपको बताया था, नॉर्मल डेफिनेशन में तो हम कंज्यूमर को बोलते हैं जो सामान खरीदता है या जो सर्विस देता है अपनी जरूरत के हिसाब से, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। लेकिन कानून ऐसी डेफिनेशन को नहीं मानता, कानून मानता है एकदम डिटेल डेफिनेशन को। तो ध्यान रखना, कानून में जो, सॉरी, जो कानून में जो आपकी कंज्यूमर की डेफिनेशन है वो कहां दे रखी है?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दे रखी है। इससे पहले एक्ट कौन सा था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको कौन सा पढ़ना है? 2019 वाला, लेटेस्ट वाला आपको पढ़ना है। यहां तक क्लियर? ओके, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं जिससे आपका फटाफट से चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना, भगा नहीं रहा हूं, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं लेकिन थोड़ी सी स्पीड में। ओके, अब बात करते हैं कि कंज्यूमर कौन है। तो ध्यान रखना बच्चों, कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो दो चीजें करता है, या तो कोई गुड्स खरीदेगा या फिर कोई सर्विस खरीदेगा, है ना? या तो कोई गुड्स खरीदेगा या फिर कोई सर्विस खरीदेगा। और दोनों में ही चार चार पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना, पहला कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब है बदले में कुछ पे होना चाहिए। फ्री की चीज अगर आप लेते हो तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। और आप कंज्यूमर नहीं हो तो आपको ना तो कोई राइट्स मिलेगा ना ही आपको कोई रिलीफ मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर कंसिडरेशन है तभी आप कंज्यूमर हो, अगर कंसिडरेशन नहीं है, फ्री का आइटम है, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। तो पहला पॉइंट, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। दूसरा, जो कंसिडरेशन है, जो पेमेंट है, या तो आपने पे कर दिया हो या फिर आपने प्रॉमिस कर दिया हो। आई रिपीट, पे कर दिया हो या प्रॉमिस कर दिया हो। प्रॉमिस का मतलब उधार पर लाए थे, क्या बाद में पे कर दूंगा। फ्री में नहीं लाए, उधार पर लाए, ठीक है? या तो पे कर दिया हो या प्रॉमिस कर दिया हो। पार्टली पे कर दिया हो, पार्टली प्रॉमिस कर दिया हो। पार्टली पे, पार्टली प्रॉमिस का मतलब क्या? 1000 रुपए का सामान था, 500 पे कर दिए, 500 बाद में पे कर दिए, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है कि आपने कोई डेफर्ड पेमेंट सिस्टम ऑप्ट किया है, मतलब आपने कोई लोन पर सामान लेकर आए थे कि आपने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी आपने 20 साल की इंस्टॉलमेंट लगा दी। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन होनी जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वो कंसिडरेशन का तो पे कर दिया हो, प्रॉमिस कर दिया हो, पार्टली पे, पार्टली प्रॉमिस, या फिर कोई डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। तीसरा पॉइंट क्या है कि खरीदा किसी और ने है, गुड्स खरीदा किसी और ने, सर्विस किसी और ने लिया, लेकिन मजे आप ले रहे हो उसकी परमिशन से, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पापा कोई मोबाइल खरीद के लेकर आए अपने नाम पर, लेकिन यूज कर रहे हो आप गेम खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, ठीक है ना? इंटरनेट सर्विस का कनेक्शन मम्मी के नाम पर है, लेकिन घर में मजे कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। तो मतलब आप भी कंज्यूमर हो ना। बिल किसके नाम का है? खरीद कौन रहा है? पैसे कौन पे कर रहा है? मम्मी या पापा, लेकिन मजे कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे ना। तो वही इस चीज इसके अंदर लिखी है कि पैसे कोई और पे कर रहा है, गुड्स कोई और खरीद रहा है, लेकिन उनकी परमिशन से आप यूज कर रहे हो, तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे। और फोर्थ पॉइंट डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को लेते हो, सर्विस को लेते हो, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। ध्यान रखना, कंज्यूमर होता है जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेता है, ना कि कमर्शियल यूज के लिए। तो इफ यू आर बाइंग गुड्स और अवेलिंग सर्विस फॉर कमर्शियल यूज, देन यू आर नॉट अ बायर। क्लियर? ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है। तो ध्यान रखना, गुड्स के अंदर भी 4 पॉइंट है, सर्विस के अंदर भी 4 पॉइंट है, इसलिए आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े पैराग्राफ स्क्रीन पर दे रखे हैं। ओके, अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ध्यान रखना है 7 लोग हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 7 क्या है जरा एक बार देखेंगे, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा सा ज्यादा ही हाईलाइट हो गया। हाँ, तो कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है देखेंगे। पहला, कंज्यूमर खुद। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तीसरा, कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है? तो पहला कंज्यूमर खुद, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, पांचवा अगर आप मर गए हो तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, छठा अगर आप छोटे हो, आई रिपीट अगर आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन, सातवां अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, एक ही दिक्कत है या एक जैसी दिक्कत है, तो सबके बिहाफ पर एक दो जने रिप्रेजेंट करके कभी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि मान के चलो आप किसी कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी में 50 घर है और 50 घर को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि पानी बेकार आ रहा है, ठीक है ना? तो सिर्फ 50 के 50 घर अगर जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी के 2-3 लोग जाएंगे, पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए और अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो जब बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है या एक जैसी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग सबके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो ये 7 लोग हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है बच्चों? आगे सबसे इजीएस्ट टॉपिक दे रखा है, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। आपको पता होगा 6 कंज्यूमर राइट है जो हमको पढ़ने हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी। कोई भी सामान जब आप खरीदते हो तो आपका एक राइट है कि आपको प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन कहां पर मिले? आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिले, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्शन मिले, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिले, आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े। तो इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप ISI मार्क वाला प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि उससे पता लगता है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। कोई भी अगर ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको ये देखना चाहिए, आपको हॉलमार्क
का साइन दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि वो प्योरिटी का निशान होता है, उसको पता होता है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस नहीं मिला है कि उससे आपकी हेल्थ और आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो। फूड खरीदते हो तो आपको फूड मार्क खरीद देखना जरूरी है, जैसे आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है वो टेस्टेड है और बेंचमार्क को एक्सेप्ट करता है। तो आपका राइट है कि आपको प्रोटेक्शन मिले, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिले, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्शन मिले, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिले। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट क्या देखा? राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले या फिर कोई भी सर्विस लेने से पहले, ध्यान रखना, पहले आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको सर्विस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। सारी इंफॉर्मेशन का मतलब है कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो सर्विस क्या है, कब तक मिलेगा, कैसे यूज करना है, कितने में मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसके अंदर क्या क्या, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके संग आपको एक मैनुअल मिलता है, या कोई भी डब्बा खरीदते हो तो उसके पीछे उसके इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स दे रखे होते हैं। तो किस लिए दे रखे होते हैं? इसलिए दे रखे होंगे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, आपको बताया जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है या कैसे कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर? जो एक्सपायरी डेट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, कब तक अच्छा आप यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह, तो ये राइट टू इन्फॉर्म के अंदर आता है। क्लियर? ओके। इसके बाद आपको दे रखा थर्ड जो राइट है वो है राइट टू बी एश्योर्ड। ध्यान रखना, कहीं कहीं जगह पे राइट टू चूज दे रखा है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? राइट टू बी एश्योर्ड। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर के पास राइट है, या फिर ये कह लो सेलर की जिम्मेदारी है कि वो आपको वाइड वैरायटी ऑफर करे। ठीक है ना? उसके बाद जितने भी वैरायटी, वो सारी वैरायटी आपको ऑफर करेगा, तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी ब्रांड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट खरीदोगे जो आपको पसंद आ रहा है। वो आपको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। ध्यान रखना, वो ऐसा फोर्स नहीं कर सकता खरीदोगे तो यही खरीदोगे, अदरवाइज कुछ नहीं खरीद सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको वाइड वैरायटी ऑफर करेगा और आपका राइट है कि आप उसमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल जो आपका प्रोडक्ट है वो आप खरीद सकते हो। क्लियर? ओके। तो तीन राइट हमने देख लिए। चौथा राइट क्या बच्चों हमारा? राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब क्या है कि इन केस आपको ऐसा लगता है कि यार जो सर्विस थी जैसी बताई थी वैसी नहीं दी, या जैसा गुड बताया गया वैसा गुड आपको नहीं मिला, आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आपकी बात को सुना जाएगा। तो इसलिए आपने नोटिस करा होगा, कभी आप कोई सामान खरीदते हो, प्रोडक्ट के पीछे या सर्विस लेते हो, तो आपको कस्टमर केयर का नंबर दे रखा होता है ना? तो कस्टमर केयर का नंबर का मतलब ही यही होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम उठाओ, अपनी आवाज उठाओ और उनसे आप सॉल्यूशन मांगो, तो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करी जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी कुछ एजेंसीज बनाई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और आपकी आवाज को सुना जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिफ्थ पॉइंट क्या देखा? राइट टू सीक रिड्रेसल। ध्यान रखना, सिर्फ आपकी बात सुनी जाए, आपकी कंप्लेंट सुनी जाए उतना ही काफी नहीं है, आपको रिलीफ भी तो मिलना चाहिए, आपको न्याय भी तो मिलना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय मिलने के लिए आपके पास राइट है कि आपको रिड्रेसल मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। और ध्यान रखना, रिलीफ तभी मिलेगा अगर आप प्रूफ कर पाओ कि हाँ आपके संग गलत हुआ है। ठीक है? वो सेलर प्रूफ करेगा कि उसके संग गलत हुआ है, आप प्रूफ करोगे कि आपके संग गलत हुआ है, तो जो प्रूफ कर देगा उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है? ये चीज क्लियर होगा, ध्यान रखना, प्रूफ करना जरूरी है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि अगर आपके संग कुछ भी एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटी होती है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जैसे कि फॉल्स क्लेम करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग करना, तो आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर? रिलीफ में क्या क्या हो सकता है वो हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन आपको बता देता हूं कि आपके डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, नहीं तो रिफंड कर दिया जाएगा, कोई चोट लगी तो कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिलीफ है जो आपको मिल सकते हैं। पढ़ेंगे अभी आगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट आता है वो आता है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसके अंदर क्या दे रखा है जरा पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको सिंपल सी बात बोली है कि एज अ कंज्यूमर ये आपका राइट है कि आपको आपके राइट्स के बारे में या फिर आपके वो जो रिलीफ्स अवेलेबल है उसके बारे में उसको बताया जाए, उसके बारे में आपको समझाया जाए और आपको अवेयर कराया जाए कि एट द टाइम जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। ये चीज क्लियर हो गया। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है कि इट इज योर राइट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, टू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू यू। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत सही। तो ये थे हमारे बच्चों 6 कंज्यूमर राइट्स। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो राइट टू बी हेयर्ड में होगा और राइट टू सीक रिड्रेसल में होगा। तो इसको 2 बार 3 बार अच्छे से एक बार पढ़ लेना। क्लियर? ओके। अब बच्चों हम बात करने वाले राइट्स तो ठीक है,
क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है? तो यस, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ आप गवर्नमेंट पे टाल दो या सब कुछ आप एजेंसीज पे टाल दो। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी सामान खरीद लाओगे, कहीं से भी सामान खरीद लाओगे और कोई दिक्कत होगी तो कंज्यूमर कोर्ट चले गए कि हे हमारे कंज्यूमर कोर्ट हमको रिलीफ दो। ऐसा नहीं है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि कौन कौन तरीके की गुड्स या फिर सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप अपनी कोई अच्छी चॉइस कर पाओ, आपको कोई जबरदस्ती सामान ना बेच पाए। ठीक है ना? कभी क्या होता है, किसी दुकान पर जाते हो, वो आपको प्रोडक्ट दिखाता है और आप क्या, जो वो दिखाता है आप खरीद लेते हो, तो इसका मतलब क्या, आप अवेयर नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि इसके अलावा और भी गुड्स हो सकते हैं मार्केट में, ना तो आप पूछते हो। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट यू कैन मेक एन इंटेलिजेंट चॉइस बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस एंड बजट। क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, आप स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदिए। आप कोई भी अगर सब स्टैंडर्डाइज्ड या डिफेक्टिव गुड्स जानबूझ के खरीदते हैं जस्ट बिकॉज वो सस्ता है, तो ये आपकी गलती है, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। तो आप आईएसआई मार्क वाला, एफपीओ मार्क वाला, हॉलमार्क वाला ही सामान खरीदे, कोई भी गलत सामान आप ना खरीदे। तीसरा क्या है, आप जो यूजर मैनुअल आता है वो जरूर पढ़िए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है? आप उस प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, उसके संग संग जो रिस्क एसोसिएट उसके बारे में जानकारी लीजिए। आप ये नहीं कह सकते हो मैंने तो यूजर मैनुअल पढ़ा नहीं था और मेरे संग नुकसान हो गया तो भैया भरपाई करो, ऐसा नहीं है। तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो मैनुअल दिए जाते हैं, उनको रीड करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप बिना रीड किए कुछ काम करते हो तो ये आपकी गलती है, आपको पछताना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा उन्होंने आगे पॉइंट क्या दे रखा है, रीड लेबल्स केयरफुली, कि कैसे यूज करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखा है उसके अंदर। ठीक है ना? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, एक्सपायरी है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़कर खरीदनी है। ऐसा ना हो कि बिना पढ़े आप आंख बंद करके भरोसा करके खरीद लो। ये जिम्मेदारी है कि आप पढ़ के, देख के, समझ के लेकर आए। इसके अलावा क्या है, असॉर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। ध्यान रखना, फेयर डील में ही आपको रखना है विश्वास कि हाँ भाई आप कोई गलत तरीके से डील ना करो, आप फेयर डील ही करके लाओगे। ठीक है? क्लियर? ओके। इसके अलावा बी ऑनेस्ट ऑन योर डीलिंग। बी ऑनेस्ट ऑन योर डीलिंग का मतलब क्या है कि आप सही जगह से सही तरीके से सामान खरीद के लेकर आएंगे तो ही आपको रिलीफ या फिर आपको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। कल को आप कोई चोरी का सामान खरीद लो, वहां से कोई डिफेक्ट हो जाए, तो आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि मैंने चोरी का सामान खरीदा था लेकिन मैं हूं तो कंज्यूमर, मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो बी ऑनेस्ट ऑन योर डीलिंग। कोई भी ब्लैक मार्केटिंग का, होर्डिंग का आप सामान खरीद के लेकर आते हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि रिलीफ ना मिले, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसा खरीद रहे हो। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। क्लियर? ओके। और देख लेते हैं और क्या जिम्मेदारी दे रखी है। हाँ, बिल लेना ना भूले। ध्यान रखना, बिल लेना जरूरी है, क्योंकि बिल जो है वो एज अ प्रूफ काम करता है कि आपने वो सामान वहीं से खरीदा था, और कल को बिल ना हुआ तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे आपने सामान वहां से खरीदा था, और शायद ऐसी वजह से आपको रिलीफ ना भी मिले। तो बिल लेना जरूरी है। इसके अलावा फाइल कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। ध्यान रखना, मान के चलो एक दुकानदार के पास आप गए और आपने उससे मोबाइल खरीदा और उसने मोबाइल खराब दे दिया, आप वापस कराने गए, उसने वापस नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दो जाके, कि आप थाने में चले गए कि भैया हमारे से लूट लिया गया है। नहीं, ऐसी जगह पर नहीं जाया जाता है। वो आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है, ऐसी छोटी मोटी चोरी की नहीं होती है। उसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे। ध्यान रखना, आपको कंप्लेंट जो फाइल करनी है वो कंज्यूमर कोर्ट में करनी है, ना कि पुलिस स्टेशन में। पुलिस के पास इस चीज का इलाज नहीं है, पुलिस के पास इस चीज की पावर नहीं है। किसके पास है? कंज्यूमर कोर्ट के पास है। तो आप कंज्यूमर कोर्ट के पास जाइए तो वो आपको रिलीफ देगा। तो ध्यान रखना, आपको सही जगह कंप्लेंट फाइल करनी है। ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी हो। प्लस इस चीज से मत घबराना कि छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है। अगर आपको लगता है कि आपके संग गलत हुआ तो आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप कंज्यूमर सोसाइटीज बनाइए, उनको, लोगों को एजुकेट कीजिए अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीज अवेलेबल टू देम। और लास्ट, रिस्पेक्ट करें, एनवायरमेंट का उनका ख्याल रखें, जबरदस्ती गंदगी वगैरह ना मचाएं। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, वन शॉट में हमने एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके हम बात करते हैं रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ध्यान रखना, कानून के अंदर 3 तरीके की आपको एजेंसीज दे रखी है। एजेंसीज का मतलब क्या है कि कौन कौन 3 लेवल पर आपको कैसे कैसे मिलेगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? अगेंस्ट कोई भी अगर गलत एक्टिविटी होती है। तो गवर्नमेंट ने 3 एजेंसीज बनाई है। पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन और तीसरा नेशनल कमीशन। क्या है ये कमीशन, जरा बात करते हैं। आपने कोर्ट के बारे में तो सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे ही कंज्यूमर के 3 कोर्ट होते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। दूसरा हमारा स्टेट कमीशन,
तीसरा हमारा नेशनल कमीशन। क्लियर? तो 3 लेवल पर आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। अब कैसे कैसे सुनी जाएगी जरा बात करते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट या फिर गुड्स एंड सर्विस का अमाउंट 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे और उससे अपनी कंप्लेंट दर्ज करोगे और उनसे रिलीफ मांगोगे। ध्यान रखना, अगर 1 करोड़ तक की प्रॉब्लम है, 1 करोड़ तक की, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे। अगर आपकी प्रॉब्लम 1 करोड़ से ऊपर की और 10 करोड़ तक की है तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। ठीक है, आई रिपीट, अगर 1 करोड़ तक का इशू है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे। 1 करोड़ से ऊपर का है और 10 करोड़ तक का तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन के पास जाओगे। और 10 करोड़ के ऊपर तक का कोई मैटर है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन के पास जाओगे। तो अमाउंट तो पता लग गया ना? ओके, अब एक एक करके तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट तक वेरी करती है। जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई कमीशन होगा तो उसी डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट्स वो सुनेगा। पहली वो कौन सी कंप्लेंट सुनेगा? 1 करोड़ तक की कंप्लेंट वो सुनेगा। और कंप्लेंट सुनने के दौरान उसे ऐसा लगता है कि बातचीत से काम मामला सॉल्व हो सकता है, सेलर और आपको बीच साथ बिठाया जाए और मामला सॉल्व हो सकता है, तो आपसे पूछेगा कि आप बातचीत करके आप मामला सुलटाना चाहते हो। और अगर आप दोनों हाँ बोलते हो तो बातचीत करके भी मामला सुलटाया जा सकता है। अगर नहीं सुलटता है तो फिर कंज्यूमर कमीशन तो है ही आपको डिसीजन देने के लिए। क्लियर? ओके। अब मान के चलते हैं कि आपको डिसीजन अस्वीकार है, आपको डिससेटिस्फेक्शन है कि डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया, तो क्या उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल कर सकते हैं? तो यस, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में आप कंप्लेन अपील फाइल कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। तो जिस दिन ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के 45 डेज के अंदर आप स्टेट कमीशन में जाके अपील फाइल कर सकते हैं और आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के चैलेंज को, बोर्ड के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं स्टेट कमीशन के बारे में। तो ध्यान रखना बच्चों, स्टेट कमीशन जो है 2 तरीके की कंप्लेंट सुनता है। पहली कौन सी कंप्लेंट आती है? जो मैंने आपको बताया था, 1 करोड़ से ऊपर की है और 10 करोड़ तक की है तो डायरेक्टली आप स्टेट कमीशन के पास जाते हो, तो पहली कंप्लेंट तो वो सुनता है। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए जो अपील आई थी वो सुनता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन 2 तरह की प्रॉब्लम देखता है। क्लियर? ओके। अब हो सकता है कि ये भी आपको इसका डिसीजन समझ में ना आए, आपको अस्वीकार हो या आपको डिससेटिस्फेक्शन हो, तो क्या इसके डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील फाइल करी जा सकती है? तो आंसर इज यस। इसके डिसीजन के अगेंस्ट में जो अपील फाइल होती है वो फाइल होती है नेशनल कमीशन के पास, वो भी 30 दिन के अंदर। तो विद इन 30 डेज you can file appeal against the decision given by state commission. क्लियर? ओके। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन के बारे में क्या दे रखा है? सिंपल सी चीज है, ये 2 तरीके की कंप्लेंट आपकी लेता है। पहला कौन सी? जो 1 करोड़, जो 10 करोड़ से ऊपर की है। ध्यान रखना, पहली जो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉब्लम है वो कौन लेगा? वो नेशनल कमीशन डायरेक्टली लेगा। और दूसरी कौन सी? जो स्टेट कमीशन के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए अपील फाइल करी गई है वो कंप्लेंट देगा। तो आपका नेशनल कमीशन 2 कंप्लेंट देखेगा। क्लियर? 10 करोड़ से ऊपर की या फिर जो स्टेट कमीशन के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए जो अपील फाइल हुई है वो। इससे भी अगर डिससेटिस्फेक्शन आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। क्लियर? कोई परेशानी हो तो बताओ। पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। ओके। आगे क्या दे रखा है बच्चों? आगे दे रखा है रिलीफ। कि मान के चलो आपने कंप्लेंट फाइल करी डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे या फिर स्टेट कमीशन पे या नेशनल कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, और आप अपने बात प्रूफ कर दी कि आपके संग गलत हुआ है, तो वो क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं, क्या क्या रिलीफ आपको मिल सकता है? पहला, प्रोडक्ट खराब था तो ठीक करके दिया जाएगा, डिफेक्ट को रिमूव करके दिया जाएगा। दूसरा, या तो रिप्लेस करके दिया जाए। तीसरा, या तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाए। आई रिपीट, या तो डिफेक्ट को रिमूव करेंगे, दूसरा रिप्लेस करेंगे, तीसरा रिफंड करेंगे। क्लियर? चौथा क्या हो सकता है? कल को आपको कोई चोट लग गई हो तो आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, आपका इलाज कराया जाएगा। कोई प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो गई हो तो उसके अगेंस्ट भी आपको डैमेजेस पे करे जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? 5 पॉइंट हो गए क्लियर। पहला, रिमूव द डिफेक्ट्स, दूसरा रिप्लेस, तीसरा रिफंड, चौथा पे कॉम्पनसेशन ऑन इंजरी या फिर प्रॉब्लम हुई, अगर आपको हेल्थ को प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है, इसके अलावा कोई डैमेजेस हुए हैं तो उसके लिए आपको पे किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? 5 पॉइंट अच्छे से याद हो गए? ठीक है। छठा पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर? कि मान के चलो आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी तरीके का काम कर रहे हो, तो वो मना कर देंगे, अब आप इस तरीके के काम नहीं कर सकते, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, अब आप आगे से वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो भी हजार्डियस गुड्स थे जिस वजह से आपको दिक्कत आई थी,
आप उसको मार्केट में नहीं बेच पाओगे। सेलर को ये ऑर्डर जाएगा कि अब ये सामान आप मार्केट में नहीं बेच पाओगे, ठीक है। दूसरा, अगर ऑलरेडी मार्केट में जा चुके हैं तो वापस बुला लो, वापस खरीद लो उनको, आप उसको मार्केट में बेच नहीं सकते, ठीक है, वापस बुला लो। तीसरा, अब बनाओगे भी नहीं, ये चीज समझ में आ रही है। आप 1000 को मार्केट में ऑफर नहीं करोगे, ऑफर कर दिया तो विड्रॉ कर लोगे और बनाना भी बंद कर दोगे। और भी किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो आप कॉम्पनसेशन पे करोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो ये रिलीफ्स हैं जो एज अ कंज्यूमर आपको दिए जा सकते हैं बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बाय स्टेट कमीशन और बाय नेशनल कमीशन। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। इसके अंदर क्या है जरा रीड करेंगे। तो रोल ऑफ एनजीओ, ध्यान रखना कोर्स का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है। आप सीबीएसई का सिलेबस टर्म 2 का सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करना, आपको मिल जाएगा। रोल ऑफ एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? पहला, आपको एजुकेट किया जाए आपके राइट्स और आपके रिलीफ्स के बारे में। दूसरा, वो पीरियोडिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं सॉरी, वो पीरियोडिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन को पब्लिश कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स के बारे में, आपको लीगल एडवाइस के बारे में बताया जा सकता है। तीसरा, वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपको बता सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा के कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए खराब है। फोर्थ पॉइंट क्या है? वो आपको एनकरेज करेंगे कि भले ही छोटा सा अमाउंट हो, भले ही आपके संग बहुत बड़ी भयंकर गड़बड़ हो गई हो, आपको लगता है कि चल छोड़, कुछ नहीं जा रहा, छोटा मोटा अमाउंट था, तो वो आपको एनकरेज करेंगे कि आप अपना स्टैंड लें, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करें और अपनी कंप्लेंट को फाइल करें, आपको न्याय जरूर मिलेगा, वो आपको एनकरेज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, आपको लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप एक सही डायरेक्शन में जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। छठा पॉइंट क्या दे रखा है आपको? आपके बिहाफ पर अगर आप असमर्थ हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे काम होता है, तो आपके बिहाफ पर भी कंप्लेंट फाइल वो कर सकते हैं। सेवन पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर लगता है कि हाँ भाई जनरल पब्लिक के संग कुछ धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर नहीं, जनरल के संग धोखाधड़ी हो रही है, तो जनरल के लिए भी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट। और लास्ट पॉइंट में आपको कंज्यूमर कोर्ट का कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है जो ऐसे काम करता है, कंज्यूमर यूनिटी इंटरेस्ट सोसाइटी, C2US कट्स कह सकते हैं, जयपुर की एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के बिहाफ पर लड़ाई करती है। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया, एक फास्ट रिवीजन हमने अच्छे से कर लिया और इसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो डिटेल लेक्चर्स भी हमारे इसी चैनल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अवेलेबल है, ठीक है, जो हमने 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर लाइन बाय लाइन चैप्टर करके हमने पूरा डिस्कस किया। और ये हमारी रिवीजन वीडियो है, आधे पौने घंटे के अंदर हो गई होगी कंप्लीट, और उसमें आपको अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वन शॉट के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।